हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। हम पिछले व्याख्यान के अंदर है वो मुग़लकालीन भूराजस्व व्यवस्था की चर्चा कर रहे थे और हमने चर्चा की थी कि मुग़ल भूराजस्व व्यवस्था का पुनर्गठन करने का श्रेय अकबर को है और अकबर ने जो प्रशासन का एक महत्वपूर्ण जो कार्य है वो भूराजस्व को समझा और गुजरात विजय के पश्चात उसने इस ओर ध्यान दिया। अकबर ने जो शेरशाह ने जो भूराजस्व व्यवस्था लागू की थी उसमें कुछ सुधार किया, क्योंकि शेरशाह की जो भूराजस्व व्यवस्था थी उसमें जो भूराजस्व की दरों का निर्धारण जो कर दिया गया था शेरशाह ने, जिसको अबुल फजल रे कहता है, उसमें उसने क्या किया कि उसको हर साल है वो रिवाइज करना पड़ता था और ऐसी स्थिति में उसमें काफ़ी देरी हो जाती थी, जिससे किसानों को बड़ी परेशानी होती थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए अकबर ने है वो शेरशाह की भूराजस्व व्यवस्था को अपनाया तो सही, लेकिन उसमें कुछ सुधार किया और सुधार के पश्चात है वो अकबर ने वो भूराजस्व व्यवस्था को लागू किया। अकबर ने तुरंत भूराजस्व व्यवस्था की नई प्रणाली लागू नहीं की, अपितु उसने पहले कुछ एक्सपेरिमेंट किए और उन एक्सपेरिमेंट के आधार पर है, एक्सपेरिमेंट के पश्चात है वो 1580 के अंदर है वो उसने है वो भूराजस्व व्यवस्था है उसको स्थायी रूप से लागू किया। 1560 में किस तरह से उसने अब्दुल मजीद आसफ खां को नियुक्त किया, फिर 1563 में इतामत खां को नियुक्त किया, फिर मुजफ्फर खां को उसने कानून को दोनों के लिए नियुक्त किया, फिर करोड़ी प्रथा लागू की और अंत में 1580 में आपने देखा कि किस प्रकार उसने भूराजस्व व्यवस्था को है वो जिसकी भूराजस्व व्यवस्था की जो देसाला प्रथा है उसको उसने लागू किया। तो देखिएगा अकबर ने एक तो भूराजस्व व्यवस्था के अंदर है वो एक परिवर्तन तो ये किया, जैसे हमने देखा कि अकबर से पहले जो भूराजस्व जो भूराजस्व है उसकी जो भूमि की जो नाप है उसको करने के लिए है वो जो पैमाना इस्तेमाल किया जाता था, रस्सी को प्रयोग में लिया जाता था और रस्सी के मौसम के प्रभाव से गड़बड़ जाती थी, तो ऐसी स्थिति में भूमि की माप भी कम ज़्यादा हो जाती थी। तो इसको दूर करने के लिए अकबर ने सबसे पहले तो क्या किया कि बांस की जरीब है उसका प्रयोग, जो बांस की जरीब है मतलब रस्सी का प्रयोग समाप्त कर दिया और बांस की जरीब का प्रयोग शुरू किया और उसके बीच के अंदर लोहे की जो पत्तियां हैं वो लगा दी, जिससे कि जो माप है मेजरमेंट है वो सही होता था। तो एक तो उसने भूमि की माप के लिए है वो बांस की जरीब है उसका इस्तेमाल करना प्रारंभ किया। दूसरा जो क्षेत्रफल की जो इकाई थी अकबर के समय में उन्होंने बीघा मानी और 60 गज इंटू 60 गज 3600 वर्ग गज है को एक बीघा माना। तो एक तो उसका जो बीघा के अंतर्गत है वो भूमि की नाप है वो की जाने लगी। और एक इसने क्या है कि जो पहले जो भूमि के नापने के लिए है वो जो गज सिकंदरी का प्रयोग किया जाता था, अब अकबर ने 1586-87 के अंदर है वो गज इलाई का है वो प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। तो गज सिकंदरी के स्थान पर है वो गज इलाई का प्रयोग है वो शुरू कर दिया। और ऐसे एक क्या था कि अकबर था वो क्या चाहता था कि कृषि भूमि का विस्तार चाहता था और कृषि भूमि का विस्तार करने के लिए उसने क्या किया कि जो अपने साम्राज्य की जो संपूर्ण भूमि थी उसको उसने उसने 4 भागों में बांट दिया। जो कृषि योग्य भूमि थी उसको 4 भागों में बांट दिया, जिसको पोलज, परती, चच्चर और बंजर कहा जाता था। तो पोलज भूमि है वो श्रेष्ठ भूमि को कहा जाता था, जो श्रेष्ठ भूमि होती थी, अच्छी भूमि होती थी, जिसमें नियमित रूप से कृषि की जाती थी, उसको पोलज भूमि कहा गया। परती भूमि है उसे कहा गया जिसको जिसको 1 या 2 साल के लिए वो बिना जोते हुए छोड़ दिया जाता था। तो 1 साल के लिए जो बिना जोती हुई जो भूमि थी जिससे कि आगे प्रोडक्शन ठीक हो उसको प्रति भूमि कहा जाता था। और चच्चर भूमि है उस भूमि को कहा जाता था जिसको 3 साल तक है जिस पर कोई फसल नहीं उगाई जाती थी, कृषि नहीं की जाती, जिसको चच्चर भूमि कहा गया। और बंजर भूमि है उस भूमि को कहते थे जो जिस पर लगातार 5 वर्ष या उससे अधिक समय तक है वो खेती नहीं की जाती थी, तो उसको बंजर भूमि। तो इस प्रकार अकबर ने क्या किया कि जो भूमि है कृषि भूमि का विस्तार करने के लिए भूमि को है वो 4 भागों में बांट दिया, जिसको पोलज है, परती है, चच्चर और बंजर है वो कहा गया। अकबर ने एक सख्त आदेश जारी किया, राजस्व अधिकारी को कहा कि वो किसानों से किसी प्रकार का नजराना और भेंट है वो स्वीकार नहीं करे और राजस्व अधिकारी वो निश्चित दर से है वो ज़्यादा है वो अनावश्यक है भू राजस्व वसूल न करे। जिसको जो जो कोई अववाब लेता हुआ, जो गैरकानूनी जो कर था उसको अववाब कहते थे, वो लेता हुआ पकड़ा जाता था तो उसको कड़ा दंड दिया जाता था। अकबर के समय में जो फसल खराब होने की स्थिति में किसानों को पूरी आंशिक भूमि कर है उसको माफ़ी दी जाती थी और किसानों को उचित ब्याज पर है वो ऋण भी दिया जाता था, जिसको तकाबी ऋण है वो कहा जाता था और आसान किस्तों पर उसको वसूल किया जाता था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अकबर ने है वो भूमिकर की दर है वो कुल उपज का है वो 1/3 भाग निर्धारित किया। देसाला प्रथा के अंदर पिछले 10 सालों का एवरेज निकाल करके उसका 1/10 भाग है वो निर्धारित किया। और भूमिकर जो चुकाने का पर्सन है वो भूमिकर है वो नगद लिया जाता था और नगद के साथ साथ है भूमिकर है
नकदी फसलों पर नगद लिया, जो ख़राब होने का डर था उस पर नगद लिया जाता था, बाकी वैसे भी आप ले सकते थे। तो अकबर ने जो भू राजस्व की जो दर लागू की वो उसके उत्तराधिकारियों के काल में भी चलती रही, और लेकिन उसके उत्तराधिकारियों काल के अंदर भू राजस्व व्यवस्था के अंदर कुछ नए परिवर्तन आते हैं। तो जैसे अकबर ने, जैसे मैंने बताया कि एक तो उसने जो बांस की जरीब है उसका प्रयोग प्रारंभ किया, बीघा का है वो 3600 वर्ग गज है, उसको बीघा नापा, बीघा वो निर्धारित किया, और गज इलाई का प्रयोग करना प्रारंभ किया। कृषि भूमि को उसने 4 भागों में बांट दिया, और फिर उसने क्या किया कि जो मैंने बताया कि प्रत्येक भूमि को पिछले 10 वर्षों की पैदावार का पता लगा करके उसका औसत निकाल करके उसका 1/3 भाग है वो निश्चित कर दिया। तो किसानों की लगान निश्चित कर दी, जो राज्य का हिस्सा है वो कुल पैदावार का 1/3 भाग होता था। और लगान है वो, जैसे मैंने बताया कि नगद सिक्कों के रूप में लिया जाता था, और अलग अलग जो क्षेत्र थे उसमें गले की कीमतें अलग अलग है वो निश्चित है वो कर दी गई। और इसके अलावा सरकारी कर्मचारी है जो उसको ये आदेश दिया गया कि वो जो 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 पहले जो अकबर से पहले जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती थी कि सरकारी कर्मचारी है वो भूमि की किस्म है, उसका क्षेत्रफल है, उसका गल्ला है, वो उसका हिसाब प्रत्येक वर्ष है वो उसको रिवाइज करना पड़ता था। अकबर ने क्या कि उसके स्थान पर है लगान को एक निश्चित कर दिया। ये उसका एक अच्छा कार्य था अकबर का। और इसके पश्चात क्या है कि अकबर ने क्या है कि जो दान दक्षिणा के अंदर जो 500 बीघा ज़मीन या उससे अधिक जो भूमि है वो जो दी जाती थी, तो उस उनके मालिकों को है वो एक प्रकार से बादशाह के समक्ष उपस्थित होना पड़ता था। मतलब अकबर ने ये ध्यान रखा, अपना खुद नियंत्रण में रखा कि 500 बीघा से ज़्यादा यदि मदद माश दी जाती है, भूमि अनुदान दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में अकबर को पता होना चाहिए, और यदि कोई बादशाह के समक्ष उपस्थित नहीं होता था तो उसको वो वैध नहीं मानता था। उस भूमि को जो मध्य दान में दी गई थी, तो दान दक्षिणा में दी गई भूमि उस पर भी उसने कंट्रोल करने का वो प्रयास किया। तो अकबर ने एक जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन जो रेतवाड़ी प्रथा थी, किसानों से सीधा संबंध है, उसको उसने स्वीकार किया, उसने लागू किया। और जो पट्टे की मैंने बात की कि पट्टे के अंदर जो भूमि कितनी है, भूमि का माप कितना है, क्षेत्रफल कितना है, भूमि पोलज है, चच्चर है, बंजर है, उन सब का उल्लेख होता था। और किसानों से उसकी स्वीकृति है वो भी ली जाती थी। पट्टे के अंदर वास्तव में जो लिखा गया है वो सही है, उसका एग्रीमेंट है जिसको कबूलियत नामा कहते थे, कबूलियत नामा है वो भी किसानों से वो अकबर ने लेना शुरू किया। तो इस प्रकार से क्या कि अकबर ने किसानों के हितों को ध्यान में रख करके भू राजस्व व्यवस्था को है वो लागू किया। और किसानों आपातकाल के अंदर है या प्राकृतिक प्रकोप के समय यदि भूमि खराब हो जाती थी तो ऐसी स्थिति में लगान को माफ़ कर दिया जाता था या कम कर दिया जाता था। तो इस तरह से अकबर ने जो देसाला प्रथा है उसको भी उसने समस्त राज्य में लागू नहीं की। और जो भूमि की जो एक तरह से जो मेजरमेंट किया जाता था, तो मेजरमेंट की जो भू राजस्व निर्धारण की विभिन्न पद्धतियाँ हैं वो मुगल काल के अंदर प्रचलित थी। और मुख्य रूप से हैं वो जो भू राजस्व व्यवस्था की जो 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 व्यवस्था जो प्रचलित थी उसके अंदर क्या है कि एक तो गल्लाबख्शी थी जिसको बटाई प्रथा कहा जाता था। और बटाई प्रथा में क्या होता था कि मुगल काल में प्रचलित जो भू राजस्व की वह व्यवस्था थी जिसके अंतर्गत है उपज का एक निश्चित हिस्सा है वो भूमिकर के रूप में लिया जाता था, और अनाज निकालने के बाद वह भूमिकर की दर निर्धारित होती थी। अर्थात खड़ी फसल पे है जो भू राजस्व है वो वसूल किया जाता था। फसल को देख लिया खड़ी फसल है और उसके आधार पर है वो भू राजस्व है वो निर्धारित किया जाता था। उसको बटाई प्रथा या गल्लाबख्शी प्रथा कहा जाता था। तो एक तो मुगल काल के अंदर है वो भू राजस्व निर्धारण की जो पद्धति थी वो गल्लाबख्शी पद्धति प्रचलित थी। एक कनकूत है जिसको तरक्की या मुक्तई भी कहा जाता था। तो ये जो भू राजस्व व्यवस्था की ऐसी पद्धति थी जो कि भूमि के अनुमानित उपज के आधार पर है वो भूमिकर है वो वसूल किया जाता था। और इसमें जो एक तरह से एक तरह से ये जो प्रथा थी जो कनकूत थी जिसको कनकूत या जिसको नक्श भी कहते थे। और इसमें क्या है कि एक तरह से अनुमान के आधार पर है वो ये वसूल कराया जाता था। जबकि जब्ती प्रथा क्या होती थी, मुगल काल में जो अकबर ने है वो जब्ती प्रथा वो लागू की। और इसमें अकबर के द्वारा लागू की जो पद्धति थी उसमें जोती हुई भूमि की नाप की जाती थी और उसकी वास्तविक उपज के आधार पर है वो नगद के रूप में है वो एक तरह से भू राजस्व वसूल किया जाता था। तो भू राजस्व निर्धारण की जो पद्धतियाँ थी अकबर के जो मुगल काल के अंदर है वो गल्लाबख्शी थी, जो आपकी बटाई थी और जब्ती थी। तो गल्लाबख्शी में मैंने आपको बताया कि जो फसल का किसान और राज्य में जो बंटवारा है वो करने का तरीका है वो सिंध और काबुल के कुछ हिस्सों में और कंधार के कुछ हिस्सों में कंधार और कश्मीर के हिस्सों में लागू किया गया था। जबकि कनकूत और नस्क की जो पद्धति थी मतलब बिना पैमाइश के अंदाजे के आधार पर जो निश्चित किया जाता था जो बंगाल, गुजरात और काठियावाड़ के अंदर लागू की गई। और जबकि जब्ती थी जिसमें
पैमाइश को और गले की किस्म के आधार पर है वो तय की जाती थी। और ये भूमि कर के निर्धारण का तरीका है वो बिहार, इलाहाबाद, मालवा, अवध, आगरा, दिल्ली, लाहौर, मुल्तान के अंदर लागू किया गया। और देसाला जो व्यवस्था है वो पूरे साम्राज्य में लागू न होकर के कुछ हिस्सों के अंदर वो लागू की गई। तो इस प्रकार अकबर के द्वारा जो भूराजस्व व्यवस्था लागू की गई, भूराजस्व निर्धारण की जो है वो अलग अलग जो पद्धति है वो लागू की गई। लेकिन क्या है कि अकबर ने जो भूराजस्व व्यवस्था जो लागू की उसके उत्तराधिकारियों के काल के अंदर है वो जो भूराजस्व व्यवस्था के अंदर है वो कुछ परिवर्तन आता है। जैसे जहांगीर ने तो जो भूराजस्व व्यवस्था लागू की थी अकबर ने, उसमें कोई ज़्यादा परिवर्तन है वो नहीं किया उसने अकबर ने। जहांगीर ने है वो भूराजस्व व्यवस्था के अंदर जो अकबर की जो भूराजस्व व्यवस्था थी उस व्यवस्था को ही है जहांगीर ने है वो एक तरह से है वो जारी रखा। लेकिन जहाँ तक हम सांझा की बात करते हैं तो सांझा ने जो भूराजस्व व्यवस्था के अंदर नए परिवर्तन किए। और वो परिवर्तन क्या किए, तो सांझा ने भूमिकर की जो दर है जो अकबर के समय में 1/3 थी उसको बढ़ा करके 1/2 कर दिया। एक तो भूमिकर की दर ज़्यादा कर दी। और सांझा ने है वो भूराजस्व की जो इजारा प्रथा है वो लागू की। उसने भूराजस्व वसूल करने की जो इजारा प्रथा है वो उसने लागू की। और सांझा के समय में जो इजारा प्रथा थी उसके अंदर क्या होता था कि भूमि करके जो संग्रह का कार्य किसी व्यक्ति को एक निश्चित धनराशि के एवज में दिया जाता था तो उसको इजारा प्रथा कहा जाता है। एक निश्चित धनराशि के एवज में दिया जाता है। इस प्रथा के प्रचलन का जो इजारा प्रथा का प्रचलन सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि सांझा ने किया। और सांझा के काल में है और उसके बाद में है इस प्रथा के कारण से किसानों की स्थिति बड़ी दयनीय हो गई थी। अब तक जितनी भूमि पर किसान खेती करते थे उतनी भूमि पर लगान लिया जाता था। लेकिन अब सांझा ने जो इजारा प्रथा लागू की उससे अब किसानों के पास जितनी भूमि होती थी उस पर है वो भूमि कर वसूल किया जाने लगा। अब किसान जितनी भूमि पर अकबर के समय में जितनी भूमि पर खेती करते थे उतना भूमि कर उतने पर लगान दिया जाता था। लेकिन अब किसान के पास जितनी भूमि है, चच्चर बंजर जो भी भूमि है, उसकी समस्त भूमि पर है वो भूमि कर वो लिया जाने लगा। और भूमि कर की दर भी ज़्यादा थी जो कि मुगल काल के अंदर शाहजहाँ और औरंगजेब के समय में 50% थी। तो इससे किसानों की एक तरह से है वो दशा वो बड़ी ख़राब हो जाती है। तो औरंगजेब के समय में जो भूराजस्व व्यवस्था के अंदर जो परिवर्तन किए गए उसमें औरंगजेब ने 2 फरमान जारी किए। गुजरात के दीवान एक जो मोहम्मद हाशिम के नाम का एक फरमान, एक रसिकलाल करोड़ी के नाम पर एक फरमान जारी किया। इन फरमानों से औरंगजेब की समय की जो भूराजस्व व्यवस्था है उसकी हमें जानकारी मिलती है। तो उससे ज्ञात होता है कि औरंगजेब के समय में भूमिकर की दर है वो कुल उपज का 50% थी। जो फरमान से हमें ये जानकारी मिलती है, औरंगजेब ने जो फरमान जारी किए। और एक हमें ये जानकारी मिलती है कि इजारा प्रथा का प्रचलन है वो जो सांझा के समय में शुरू किया गया था वो औरंगजेब के समय में इजारा प्रथा है वो काफ़ी बढ़ गई थी। और औरंगजेब के समय के अंदर खासतौर पर 1681 के अंदर है जो जब औरंगजेब दक्षिण के अंदर अपने लड़के का जो अकबर का विद्रोह का दमन करने के लिए जाता है और अधिक से अपनी मृत्यु पर्यंत वो दक्षिण में रहता है। तो वहाँ राजस्व अधिकारियों द्वारा किसानों से विभिन्न तरीकों से जो शोषण किया जाने लगा था उनमें एक निश्चित दर से अधिक लगान वसूल कर लेना और उनके जो कानूनी रूप में जो दरों का जो वसूल करना है वो एक प्रकार से क्या है कि हो जाता है। तो एक तरह से क्या कि जैसे मैंने आपको बताया कि औरंगजेब के शासनकाल में एक तो भूराजस्व की दर 50% हो गई थी, इजारा प्रथा का प्रचलन काफ़ी बढ़ गया था। और राजस्व अधिकारी जो अनावश्यक रूप से किसानों का जो शोषण आरंभ कर दिया गया था, अनावश्यक कर और जो निश्चित दरों से ज़्यादा वसूल करना है वो उन्होंने प्रारंभ कर दिया था। तो एक मामूरी खान ने एक ग्रंथ लिखा था तारीख मामूरी, उसमें लिखते हैं कि औरंगजेब के समय में किसानों की हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि भूमि कर चुकाने के लिए किसानों को अपने बीवी बच्चों को भी बेचना पड़ा। तो इससे हमें ये मालूम चलता है कि औरंगजेब के समय के अंदर है वो औरंगजेब की जो भूराजस्व वसूल करने की जो पद्धति थी उसके कारण से औरंगजेब के काल के अंदर वो कृषि संकट पैदा हो गया था। तो कृषि संकट से तात्पर्य ये था कि औरंगजेब के समय में किसान है वो भूराजस्व की दर बहुत ज़्यादा अधिक थी। तो ऐसी स्थिति में किसानों का शोषण बढ़ गया था और किसानों की शोषण से तंग आकर के किसानों ने खेती करना बंद कर दिया था। और ऐसी स्थिति में जो कृषि योग्य जो भूमि है वो बंजर भूमि में बदल गई थी। तो इसको जो इरफान वहीब है वो जो प्रसिद्ध इतिहासकार वो ये कहते हैं कि औरंगजेब के समय के अंदर जो जाट है, सतनामी है और सिखों के जो विद्रोह हुए थे वो मूल रूप से धार्मिक नहीं थे अपितु तो कृषि विद्रोह थे।
तो क्योंकि जो जो राजस्व अधिकारी वो किसानों का बहुत ज़्यादा शोषण करना प्रारंभ कर दिया था, और ऐसी स्थिति के अंदर है, औरंगजेब के समय के अंदर है, वो उन्होंने भूमि जोतना बंद कर दिया, क्योंकि भू राजस्व चुकाने के लिए उनको बीवी बच्चों को भी बेचना प्रारंभ कर दिया, बीवी बच्चों को बेचना के लिए बाध्य होना पड़ा। तो ऐसी स्थिति औरंगजेब के समय में कृषि संकट वो पैदा हो गया था। तो आपको भू राजस्व व्यवस्था के अंदर है वो जो औरंगजेब के शासन, जो अकबर के बाद के जो मुगल शासकों शाहजहाँ जहांगीर ने किया, नहीं जहांगीर शाहजहाँ और औरंगजेब के समय जो परिवर्तन हुआ उसका ध्यान रखना है। और एक आपको हमें ये ध्यान रखना है कि इस समय जो जागीर थी, मतलब किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा, जो किसी व्यक्ति विशेष को मुगल बादशाह के द्वारा जो वेतन के रूप में या इनाम के रूप के अंदर जो भूमि का भाग दिया जाता था, और उस पर उसको केवल भू राजस्व वसूल करने का अधिकार होता था, उसको जागीरदार कहा जाता था। तो अकबर के समय में 4-5 जागीरों का उल्लेख मिलता है। तो उस जागीर में एक तो तनख्वाह जागीर थी। तो तनख्वाह जागीर उस जागीर को कहा जाता था जो मनसबदारों को वेतन के बदले में दी जाती थी, और यह स्थानांतरित होती थी, और इसके साथ काफ़ी उत्तरदायित्व जुड़े होते हैं। तो तनख्वाह जागीर, तनख्वाह के बदले में जो जागीर दी जाती थी मनसबदारों को, उसको तनख्वाह जागीर कहा जाता था। तो इनामी जागीर थी। इनामी जागीर वह जागीर होती थी जो इनाम के रूप में दी जाती थी। तो बादशाह यदि किसी के कार्य पर खुश हो जाता था तो उसको वो इनाम के रूप में जागीर दे देता था, और ये स्थानांतरित नहीं होती थी, और इसके साथ कोई उत्तरदायित्व नहीं जुड़ा होता था, जबकि तनख्वाह जागीर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ी रहती थी। तीसरी जो मदद मास थी, तो वह जागीर जो धार्मिक नेताओं को, उलिमाओं को अर्थात मुस्लिम बुद्धिजीवी वर्ग को जो रिलीजियस ग्रांट दी जाती थी, जो जिससे उनका आजीविका चलती रहे, उसको है वो मदद मास कहा जाता था, और ये स्थानांतरित नहीं होती थी। और इसका जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि अकबर ने नियंत्रण रखा कि 500 बीघा से ज़्यादा यदि कोई मदद मास दी गई है तो ऐसी स्थिति में उसको अकबर के समक्ष प्रस्तुत होना पड़ता था, कि अकबर देखता था कि किसी को गलत तो नहीं दी गई है ना। तो इसके अलावा जो वतन जागीर थी, तो वतन जागीर का मतलब होता है कि राजस्थान के राजपूत जो राजाओं को राज्य का जो भूभाग जागीर के रूप में दिया जाता था उसको वतन जागीर कहते थे। और वतन जागीर और तनख्वाह जागीर की तरह स्थानांतरित नहीं होती थी। तनख्वाह जागीर स्थानांतरित नहीं होती थी, और तनख्वाह जो एक तरह से ये वतन जागीर है, वो एक प्रकार से क्या है कि जो इसको स्थानांतरित है, एक नहीं होती थी। एक अलमता जागीर थी। तो अलमता जागीर, इसका उल्लेख जागीर के समय के अंदर है, वो अलमता जागीर का हमें उल्लेख मिलता है कि ऐसे मुस्लिम मनसबदार को जो उनके जन्म स्थान या उसके नियुक्ति स्थान पर जो जागीरें स्थायी रूप से दी जाती थी उसको अलमता जागीर कहते थे, और ये स्थानांतरित नहीं होती थी। और शाहजहाँ के काल में 13 करोड़ का भूभाग जागीर के रूप में था। तो कहने का मतलब ये है कि जो अलमता जागीर है, वो अलमता जागीर जो है वो एक प्रकार से जागीर के समय के अंदर है, इसका उल्लेख मिलता है, और इसके बाद में उसको बंद कर दिया गया था। अलमता जागीर उन जागीरदारों को कहा जाता था जो मुस्लिम मनसबदारों को उनके जन्म स्थान या निवास स्थान पर स्थायी रूप से दी जाती थी, उसको अलमता जागीर कहा जाता था। एक हमें ये ध्यान रखना है कि खालसा भूमि और जागीर भूमि में क्या अंतर है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि खालसा भूमि उस भूमि को कहा जाता था जिस पर सरकार का सीधा नियंत्रण होता था। सरकारी भूमि को खालसा भूमि कहते थे, हम ये कह सकते हैं, और जिसका भूमिकर है वो शाही खजाने में जमा होता था। जबकि जागीर भूमि है, उस भूमि को कहा जाता था जो विभिन्न रूपों में लोगों को जागीर के रूप में दी जाता है। जैसे मैंने अभी जागीर के रूप में चर्चा की, तनख्वाह जागीर है, या इनामी जागीर है, मदद मास है, या वतन जागीर है, या अलमता जागीर है। तो विभिन्न रूप में जो जागीर दी जाती थी व्यक्ति विशेष को, उसको जागीर कहा जाता था। उसको जागीर कहा जाता था, और भूमिकर उन व्यक्तियों द्वारा उन भूमिकर वसूल किया जाता था। तो व्यक्तिगत जो भूमि है उसको जागीर कहा जाता था, और सरकारी भूमि को एक तरह से खालसा है वो कहा जाता था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अकबर ने जो भू राजस्व व्यवस्था का पुनर्गठन किया वो शानदार थी, और बहुत कुछ परिवर्तनों के पश्चात है ये अकबर के द्वारा स्थापित जो भू राजस्व व्यवस्था है, जिसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन उसके उत्तरकालीन जो मुगल शासक है उन्होंने थोड़ा बहुत परिवर्तन किया, और उसके पश्चात है ये पूरे मुगल काल के अंदर है वो चलती रहती है। लेकिन जो लेटर मुगल्स के समय के अंदर है ये व्यवस्था पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है, क्योंकि लेटर मुगल के समय में भूमि है वो जो ठेके पर देना वो जो इजारा पड़ता जो बढ़ गई थी। तो ऐसी स्थिति में वो ठेके पर देना वो प्रारंभ कर दिया गया था, और जो भूमि है वो एक तरह से पैतृक बन गई थी, और अधिक जो ठेकेदार है वो किसानों से ज़्यादा वसूल करते थे, जिससे किसानों की स्थिति है वो काफ़ी ख़राब हो गई थी, आर्थिक घाटा बहुत ख़राब हो गया था। और जो लेटर मुगल्स के समय में न तो कभी अपनी सेना को ठीक तरह से वेतन दे सके थे बादशाह, और नई शासन को ठीक तरह से कर सके थे, और नई किसानों की स्थिति है वो ठीक रही, इसलिए वो किसान भी उनके प्रति वफादार नहीं रहे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि लेटर मुगल काल के अंदर जो
लेटर मुगल जो पपेट किंग थे, जो बहादुर शाह, जादार शाह, फरूख शेर, रफीउद्दौला, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, सालाबद्दीन, अकबरुद्दीन, बहादुर शाह जफरी, जो 12 शासक हैं, उनके शासनकाल के अंदर जो है वो जो भूराजस्व व्यवस्था है जो अकबर के ने लागू की थी, वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है और एक तरह से इजारा पड़ता है वो प्रारंभ हो जाती है, और जिसके कारण से किसानों की स्थिति है वो और ज़्यादा बद से बदतर है वो हो जाती है, और शासन व्यवस्था है वो भी गड़बड़ा जाती है। तो इस तरह से हमने मुगल कालीन भू राजस्व व्यवस्था की चर्चा की। शायद आपको समझ में आ गया। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।